गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के ऑनलाइन एजुकेशन में मैं सविता टीचर आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है हिंदी और घटक है वाक्य भेद अर्थ के आधार पर। तो बच्चों, आज हम वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर कैसे होते हैं, उनको कैसे पहचाना जाता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वाक्य देखने से पहले शब्द किसे कहते हैं, पहले ये जान लेते हैं। शब्द, आप लोगों को मालूम है कि हर भाषा में स्वर और व्यंजन होते हैं और स्वर और व्यंजन को मिलाकर एक अक्षर बनता है और अक्षरों को जोड़कर एक शब्द बनता है जो कोई ना कोई अर्थ देता है। तो ऐसे अर्थपूर्ण शब्द जब एक साथ जोड़े जाते हैं तब उनका वाक्य बनता है। तो सबसे पहले हम शब्द को देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। एक या अधिक वर्ण, मैंने अभी आपको कहा कि एक एक अक्षर जोड़कर उनका मेल होकर एक स्वतंत्र ऐसा अर्थपूर्ण शब्द बनता है जो कुछ अर्थ देता है। भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। एक से ज्यादा शब्द मिलकर पद बनते हैं और पद मिलकर एक वाक्य बनता है। एक से या एक से अधिक ऐसे शब्दों को जोड़कर छोटे-छोटे पद बनते हैं और इन पदों को मिलाकर एक वाक्य बनता है। तो वाक्य कैसे होते हैं, उनकी पहचान कैसी होती है, इसके बारे में भी अभी हम पढ़ते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी है यानी क्या? वो समाज में रहने वाला है। तो समाज में रहते हुए वो कुछ अपने विचारों को या अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है एक दूसरे के साथ। जब वो एक दूसरे से बात करता है, भावनाओं को व्यक्त करता है, तो वह भाषा के माध्यम से ही अपनी भावनाओं को या विचारों को प्रकट करता है। वह समाज में दूसरों से जुड़ा रहता है। मनुष्य तो अकेला रह ही नहीं पाता है। समाज ही उसके लिए जीवन होता है। समाज के बिना मनुष्य अकेला जी नहीं सकता है। इसलिए वो समाज से हमेशा जुड़ा रहता है। वह दूसरों से बातचीत करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। देखो, हर एक की भाषा अलग-अलग होती है और उससे निकलने वाले अर्थ भी अलग-अलग होते हैं। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र के लोग जो है एक दूसरे से मराठी में बात करते हैं। गुजरात में हम जाएँगे तो गुजरात के लोग एक दूसरे से बातचीत करते वक़्त गुजराती भाषा का प्रयोग करते हैं। तो हर एक प्रांत की, हर एक राज्य की, हर एक देश की भाषा जो है वो अलग-अलग होती है और वहाँ के लोग आपस में उसी भाषा से बातचीत करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसके लिए वह ध्वनियाँ निकालता है। मनुष्य समाज में रहने वाला प्राणी है। वो एक दूसरे से जुड़ा रहता है और एक दूसरे से बातचीत करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है और इसके लिए वो ध्वनियाँ निकालता है, अपने मुँह से आवाज़ें निकालता है। इन्हीं ध्वनियों का सार्थक समूह शब्द और वाक्य का रूप ले लेते हैं। जब वो कुछ भी उच्चारण करता है, तो वो सार्थक समूह शब्द और जो वाक्य होते हैं, उसमें बदल जाते हैं। अब मैं आपसे जो भी बातचीत कर रही हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं जो भी शब्दों का उच्चारण कर रही हूँ या वाक्य बोल रही हूँ, इस वाक्य में से, इन शब्दों में से कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, जो आप समझ पाते हो। वह प्रायः वाक्यों के रूप में अपनी बातें कहता है। मनुष्य जो है, वह वाक्यों के रूप में ही अपनी बातें कहता है। एक शब्द से हमें कुछ अर्थ नहीं निकलता है, भले ही वो शब्द अर्थपूर्ण हो, लेकिन केवल एक शब्द के उच्चारण से सामने वाले को हम क्या बात कहते हैं, कुछ कह रहे हैं, इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। जब हम पूरे वाक्य बोलते हैं, अर्थपूर्ण ऐसे वाक्य बोलते हैं, तब उसका अर्थ सामने वाले को पता चलता है। इसीलिए मनुष्य जो है वो एक दूसरे से बातें करते वक्त वाक्यों का उपयोग
करते हैं। अब वाक्य की परिभाषा। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिनके माध्यम से मन के भाव विचार प्रकट किए जाते हैं, उन्हें वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों का अर्थपूर्ण शब्द होते हैं वाक्य में जो भी हम उच्चारण करते हैं या उनका हम प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करते वक्त हर शब्द जो है वो अर्थपूर्ण होता है। तो ऐसे सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह होता है। जैसे वाक्य बनाते वक्त हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों का उपयोग किया जाता है, उनकी एक रचना की जाती है और उस रचना के अनुसार हम वाक्य बोलते हैं या उनका प्रयोग करते हैं। तो सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह, यानी उनकी रचना भी व्यवस्थित रूप से की जाती है। तो ऐसे व्यवस्थित समूह जिनके माध्यम से मन के भाव या अपने मन के विचार हम प्रकट करते हैं, उन्हें ही वाक्य कहते हैं। तो वाक्य केवल हम कोई भी शब्द उठाकर बोल दे जो अर्थपूर्ण भी ना हो, या ऐसे अव्यस्त ऐसे हमने रचना करके किसी से कुछ भी बातें कही तो वो सामने वाला समझ नहीं पाता है। इसलिए वाक्य कब बनते हैं कि उनमें अर्थपूर्ण शब्द हो और साथ में उनकी रचना भी व्यवस्थित रूप से हो, सही ढंग से हो, व्याकरण के दृष्टि से उनकी रचना सही रूप से हो। ऐसे ही शब्द के समूह को हम वाक्य कहते हैं। अब उदाहरण यहाँ पर देखो। पक्षी गीत गाते हैं। अब इस वाक्य में पक्षी, गीत, गाते हैं, ये 4 अलग-अलग शब्द है, लेकिन हर एक का कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है और साथ में ही इनकी रचना सही ढंग से की है। अब यही वाक्य मैंने उलट-पुलट कह दिया कि गीत गाते पक्षी है या गाते पक्षी गीत है। ऐसे थोड़ा-सा हमने रचना में भी परिवर्तन किया, तो वो वाक्य सही नहीं बनता है। उसकी रचना सही ढंग से होनी चाहिए। जब ये सही ढंग से होती है और इससे अर्थ निकलता है, तभी यह वाक्य बनता है। अब दूसरा वाक्य देखो। वसंत ऋतु आते ही फूल खिल जाते हैं। इस वाक्य से भी हमें पता चलता है कि वसंत ऋतु आने के बाद क्या होता है, फूल खिल जाते हैं। इसका संबंध वसंत ऋतु का और फूल खिलने का संबंध सही ढंग से व्यवस्थित रूप से रचना करने के बाद हमें पता चलता है। अगर हमने यही वाक्य फूल आते, खिल ऋतु, वसंत जाते हैं ऐसे उलट पुलट रचना की, तो कुछ भी अर्थ नहीं समझ में आता है। इसलिए इसकी रचना व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए, तभी ये वाक्य बनता है। दूसरा वाक्य। फैक्ट्रियां लगने से प्रदूषण बढ़ गया है। किसके लगने से प्रदूषण बढ़ा है? फैक्ट्रिया से। तो फैक्ट्रियां लगने से प्रदूषण बढ़ गया है। इसमें हर एक शब्द जो है वो अर्थ दे रहा है और साथ में इसकी रचना भी सही ढंग से की है। इसीलिए यहाँ पर जब सही रचना होगी तभी वह रचना वाक्य कहलाती है। उपरयुक्त उपरयुक्त वाक्य सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह है जिनसे भाव विचारों की पूरी अभिव्यक्ति हो रही है। यानी जो भी हम भाव कह रहे हैं या जो भी हम विचार प्रकट कर रहे हैं, उनकी पूरी अभिव्यक्ति सामने वाले को हम जब बता रहे हैं, तो क्या हमारा विचार है, हम उसे बोल रहे हैं या समझा रहे हैं, वो उसे अच्छी तरह से समझ में आता है। ऐसे ही शब्दों की रचना वाक्य होती है। अब हम पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वाक्य के रचना के अनुसार 3 भेद होते हैं। तो अर्थ के अनुसार वाक्य के कुल मिलाकर 8 भेद होते हैं। तो इनके भेद कैसे किए जाते हैं और साथ में उन्हें पहचाना कैसा जाता है, इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। वाक्य में कोई सूचना दी जा रही है या वाक्य से कोई बात कही जा रही है या नकारात्मक का भाव है, या जिस वाक्य से हम कुछ निषेध कर रहे हैं या किसी को नकारात्मक बोल रहे हैं, या जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है या विस्मय प्रकट किया जा रहा है,
काम करने का आदेश दिया जा रहा है या इच्छा प्रकट की जा रही है, इसे ही अर्थ कहा जाता है। देखो, जो भी हम कुछ कहते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं, हर एक वाक्य से कुछ ना कुछ अर्थ निकलता ही है। जब वो अर्थ निकलता है, वह अर्थ क्या है, उसे हमें क्या समझ में आ रहा है, इसे ही हम अर्थ कहते हैं। उस वाक्य से निकलने वाला जो भी सारांश है, उसे ही हम अर्थ कहते हैं। और इस अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा संदेहवाचक वाक्य, पांचवा नकारात्मक वाक्य, छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां विस्मयवाचक वाक्य, आठवां संकेतवाचक वाक्य। तो बच्चों, ये सारे जो 8 प्रकार है, ये सारे वाक्य के प्रकार है। और इन वाक्य के प्रकार से, हर वाक्य के प्रकार से कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। विधानवाचक वाक्य में कुछ सूचना दी जाती है या कुछ भाव प्रकट किया जाता है। प्रश्नवाचक में कुछ प्रश्न पूछा जाता है जिससे प्रश्न निर्माण होता है। आज्ञावाचक वाक्य में किसी को हम काम करने का आदेश देते हैं या कुछ कहते हैं उसके लिए। संदेहवाचक में कुछ संदेह प्रकट किया जाता है, शक प्रकट किया जाता है। नकारात्मक वाक्य में किसी किसी विचारों को हम नकारात्मक रूप में प्रकट करते हैं। इच्छावाचक वाक्य में हम इच्छा प्रकट करते हैं। विस्मयवाचक वाक्य में हम आश्चर्य प्रकट करते हैं। संकेतवाचक वाक्य में हम किसी घटना के बारे में या किसी विचारों के बारे में संकेत प्रकट करते हैं। तो इसे ही संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो इन सभी प्रकारों को कैसे पहचाना जाता है, उनका रूप कैसे होता है, इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। पहला हमारा प्रकार है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना मिलती हो या इस प्रकार का सामान्य कथन हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, जिस वाक्य से कुछ क्रिया होने का या कुछ करने का हमें बोध होता है, जहाँ पर सामान्य रूप से कोई क्रिया हो रही है या उसके बारे में हमें सूचना मिल रही है, उसे ही हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्य जो है वो हमेशा सकारात्मक वाक्य होते हैं, इसलिए इन्हें सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों में कही गई बात जो है वो जो की त्यों मानी जाती है, यानी जैसे है वैसे ही उसका रूप होता है। जैसे पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं, इसमें कोई सूचना दी गई है, कुछ कार्य करने का बोध हो रहा है। जैसे पक्षी जो है वो क्या हो गए हैं, घोंसले से उड़ चुके हैं, इसके बारे में हमें पता चला है। जो कि त्यों यहाँ पर घटना दी गई है, जैसे कि तैसे बात यहाँ पर बताई गई है। कविता ने पाठ याद कर लिया है। उसने क्या काम किया है? पाठ याद करने का। और उसका जो भी कार्य है जैसे के तैसे यहाँ पर बताया गया है, इसीलिए इस वाक्य को हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, इसे याद रखने के लिए आप सिर्फ यही समझ लीजिए कि जिस वाक्य में एक क्रिया कही जाती है, जिसका सामान्य रूप होता है। ना इसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, ना कोई नकारात्मक बात होती है, ना कोई इच्छा होती है, ना कोई आज्ञा दी जाती है। इस वाक्य में जो घटना हो रही है, जैसे हो रही है, उसका ही बोध यहाँ पर होता है। यह घटना सामान्य तौर पर होती है, आम तौर पर हम जैसे बातें करते हैं, वैसे ये घटना सामान्य रूप में जैसे कि तैसे लिखी जाती है या बोली जाती है। और ऐसे ही वाक्य को हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। देखो, पहले वाक्य से हमें क्या पता चला कि पक्षी क्या हो गए हैं? घोंसले से उड़ चुके हैं। उनके घोंसले से उड़ने की क्रिया यहाँ पर हमें पता चली है। उसका सामान्य रूप पता चला है कि उसने ये कार्य किया है। कविता ने पाठ याद कर लिया है। उसकी क्रिया हमें पता चली है कि उसने क्या किया है काम? पाठ याद करने का। उसका सामान्य रूप यहाँ पर बताया है। इसीलिए जिस वाक्य से कुछ क्रिया, सिर्फ क्रिया होने के बारे में हमें पता चलता है,
ऐसे ही वाक्य को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। और ये वाक्य जो है ये सामान्य रूप में होते हैं। इसमें केवल एक क्रिया का बोध हमें पता चलता है। इसमें ना कोई निषेध देखा जाता है, ना कोई प्रश्न देखा जाता है। यह वाक्य सिर्फ एक क्रिया के रूप में ही, कुछ कार्य के रूप में ही हमें दिखाई देता है। तो ऐसे वाक्य को हम विधानवाचक वाक्य कहेंगे। तो बच्चों, विधानवाचक वाक्य जब भी आपको प्रश्न परीक्षा में दिया जाएगा बनाने के लिए, तो याद रखिए कि सिर्फ हमें कुछ क्रिया या कुछ कार्य हो रहा है, यही दिखाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके विधानवाचक वाक्य बनाइए। जैसे पक्षी घोंसले से नहीं उड़ चुके हैं। अब यहाँ पर नहीं शब्द है, तो आपको नकारात्मक वाक्य का विधानवाचक वाक्य बनाने के लिए कहा जाएगा, तो आपको नहीं शब्द को हटाकर ये वाक्य जैसे यहाँ पर दिया है वैसे ही लिखना जरूरी है। दूसरा हमारा प्रकार है निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों से क्रिया न होने या न किए जाने का भाव प्रकट होता है, इसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, इस वाक्य में हमने क्या देखा कि क्रिया का होने का बोध होता है। कोई तो क्रिया हो रही है या कोई तो कार्य हो रहा है, इसके बारे में हमें पता चलता है, तो उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। लेकिन निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य जो है, इसके विपरीत अर्थ देता है। या जिस वाक्य से कुछ क्रिया ना होने का या ना किए जाने का बोध होता है या उसका भाव प्रकट किया जाता है, उसे ही हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। और इन वाक्यों को हम कैसे पहचानेंगे? इन वाक्यों की पहचान जो है वो इन शब्दों से की जाती है। देखो, इन वाक्यों में ज्यादातर कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है? न, मत, नहीं। ये जो 3 शब्द है नकारात्मक के, इन शब्दों का प्रयोग करते करके ही यह वाक्य बनते हैं। क्योंकि निषेधवाचक वाक्य कब बनते हैं? जिसमें कोई क्रिया ना हो या ना की जाए हो। ऐसे ही भाव जहाँ पर प्रकट होते हैं उसे ही हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो इस वजह से इन वाक्यों में न, मत और नहीं, इन शब्दों का प्रयोग किया ही जाता है। पक्षी घोंसले से नहीं उड़े हैं। देखो, यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए नहीं आने के कारण ये वाक्य निषेधवाचक या नकारात्मक बन गया है। कविता ने पाठ नहीं याद किया है, इसमें भी नहीं शब्द आया है। तो बच्चों, आपको परीक्षा में याद रखना है कि निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कब आते हैं? जब इनमें नहीं, न, मत इन शब्दों का प्रयोग होता है। अब विधानवाचक का मैंने आपको बताया था, ये वाक्य पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं, इसमें कुछ कार्य हो रहा है। लेकिन यही वाक्य जब हम निषेधवाचक में करते हैं, तो उसमें नहीं शब्द जोड़कर ये वाक्य हम निषेधवाचक बना रहे हैं। पक्षी घोंसले से नहीं उड़े हैं, तो नहीं शब्द जोड़कर इस वाक्य को हम नकारात्मक वाक्य में परिवर्तित करते हैं। आपको परीक्षा में इसी प्रकार से उसका वाक्य रूपांतरण करना है। तो याद रखिए, विधानवाचक वाक्य में कुछ क्रिया होने का बोध होता है और निषेधवाचक वाक्य में कुछ क्रिया ना होने का या फिर ना किए जाने का बोध होता है। तीसरा जो है वो है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है तथा जिनमें कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा रहती है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इस वाक्य में क्या होता है कि प्रश्न पूछा जाता है तथा कुछ हम ऐसे वाक्य बोलते हैं कि सामने वाले से हमें उत्तर पाने की अपेक्षा होती है, उसके बारे में कुछ जानने की जिज्ञासा होती है। ऐसे अर्थ देने वाले वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान कैसे होती है? इनमें जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं,
अब ये प्रश्नवाचक शब्द देखो, क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, किसे, किसका, ये सारे जो प्रश्नवाचक शब्द जो है इनका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य में किया जाता है। इनसे ही प्रश्न बनाया जाता है। क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, किसे, किसका, ऐसे सारे शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, तब इससे हमें किसी से उत्तर मिलने की अपेक्षा होती ही है। इससे ही हम प्रश्न पूछते हैं या बनाते हैं। वाक्य के अंत में लगे प्रश्न चिन्ह को देखकर इस वाक्य की पहचान की जाती है। प्रश्नवाचक वाक्य में याद रखिए बच्चों, इसमें प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। इनके बिना वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक नहीं बनता है। इसलिए जब भी आपको परीक्षा में प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए कहा जाए, तो उसके अंत में प्रश्न चिन्ह जरूर लगाए। अब उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पर, ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है। अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन सा आया है, कौन, और अंत में क्या चिन्ह लगाया है, प्रश्न चिन्ह। तो ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है, इससे हमने प्रश्न पूछा है, जिससे उत्तर आने की हमें अपेक्षा भी है। तो ऐसे वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। कौन, यह शब्द प्रश्नवाचक शब्द भी यहाँ पर आया है और साथ में प्रश्न चिन्ह भी लगाया गया है। रमा कब आई, कब, यह प्रश्नवाचक शब्द है, और आई के बाद यह प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया है। तो बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्य किस तरह से पहचाना जाता है, जिनमें ये सारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं और साथ में उनमें प्रश्न चिन्ह भी लगाया जाता है। तो जिससे हम प्रश्न पूछे या जिससे हमें उत्तर पाने की या मिलने की अपेक्षा हो, ऐसे वाक्य को ही हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। चौथा प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति लेने देने का भाव प्रकट होता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो जिन वाक्यों से हम आज्ञा आज्ञा यानी ऑर्डर देते हैं किसी को, किसी से कुछ बात कहते हैं कि तुम यह काम करो या वो काम करो, किसी से काम करने के लिए हम कुछ बातें कहते हैं या बोलते हैं, आज्ञा दी जाती है, या किसी से अनुमति ली या दी जाती है, ऐसे ही वाक्यों को हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम आज्ञा सूचक या विधिवाचक वाक्य भी होता है। उदाहरण, किताब के पेज मत फाड़ो। हमने किसी को आज्ञा दी है, क्या आज्ञा दी है, कि किताब के पेज जो है वो क्या करो, मत फाड़ो। उसे हमने क्या आज्ञा दी, कि जो भी तुम काम कर रहे हो उसे मत करो। गुंजन, अब पढ़ने बैठ जाओ। अब गुंजन जो है वो क्या काम कर रही है, पढ़ने के लिए, लेकिन हमने उसे क्या कहा कि तुम पढ़ने पढ़ने जो है वो बैठ जाओ। तो हमने उसको आज्ञा दी है। जब हम किसी को कुछ कार्य करने के लिए आज्ञा देते हैं या किसी से अनुमति देते हैं या लेते हैं, ऐसे ही वाक्य को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। और आज्ञावाचक वाक्य में याद रखो, इस क्रिया में ओ जो है यह प्रत्यय जोड़ा जाता है। फाड़ो, देखो, जाओ, आओ, करो, सुनो, कहो, हर क्रिया में हम ओ को जोड़कर ही क्रिया यहाँ पर लिखते हैं। किताब के पेज मत फाड़ो, किताब को सिर्फ मत देखो, गुंजन अब पढ़ने बैठ जाओ, गुंजन अब खेलने जाओ, गुंजन अब पानी पियो, गुंजन अब खाना खा लो। तो हर क्रिया में ओ यहाँ पर प्रत्यय जोड़ा जाता है।
तो यह क्रिया जो है करो, देखो, उठो, बैठो, जाओ, ये जो क्रिया है ये इसी प्रकार से आती है। और ये सारे जो क्रिया है, जब इनका हम प्रयोग करते हैं तभी वह वाक्य आज्ञा सूचक बनते हैं या आज्ञावाचक बनते हैं, क्योंकि इससे हम किसी को कुछ कार्य करने का बोध कराते हैं। तो आज्ञावाचक वाक्य में ध्यान में रखो कि हर क्रिया में ओ प्रत्यय हम जोड़ते ही है, और इनको जोड़ने के बाद किसी को हम कुछ कार्य करने के लिए भी कहते हैं या बोलते हैं। इसका भाव जहाँ पर हमें पता चलता है, वही वाक्य आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। पांचवा है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यानी हमारे मन में जो भी कुछ इच्छा है या जो भी हम चाहते हैं, जो भी हमारी कामना है, या किसी को हम आशीर्वाद दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो उस वक्त हमारे मन की इच्छा, कामनाओं या आशीर्वाद के भाव को जो वाक्य प्रकट करे, ऐसे ही वाक्य को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण: मित्र जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। अब हम यहाँ पर उसको शुभकामनाएं दे रहे हैं कि उसके जन्मदिन की हम उसे ढेर सारी बधाइयाँ दे रहे हैं, उसकी शुभ हो ऐसी कुछ कामना कर रहे हैं। ऐसी इच्छा जहाँ पर हमारी प्रकट होती हो, ऐसे वाक्य को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ईश्वर करे आप खूब उन्नति करे। हमने किसी को आशीर्वाद दिया कि ईश्वर करे आप खूब उन्नति करे। तो बच्चों, जहाँ पर कोई इच्छा प्रकट हो, कोई कामना प्रकट हो या आशीर्वाद प्रकट हो, ऐसे वाक्य को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिससे इच्छा प्रकट हो, उसे ही इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। तो इसके अलावा हम दूसरे भी वाक्य समझ सकते हैं कि आने वाली परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप अच्छे से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाए। जब हम किसी के लिए कुछ इच्छा प्रकट करते हैं या कुछ आशीर्वाद देते हैं, तो वही वाक्य इच्छावाचक वाक्य होते हैं। तो इच्छावाचक वाक्य जब भी आपको परीक्षा में बनाने के लिए आ जाए, तो इसी प्रकार से उसमें इच्छा प्रकट हो, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करके वह वाक्य आपको तैयार करने हैं। छठा है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय का अर्थ है आश्चर्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, हर्ष यानी आनंद, घृणा, किसी से हम तिरस्कार करते हैं, प्रसन्नता, खुशी, शोक, दुख या भय आदि भावों को अभिव्यक्ति हो या उसकी अभिव्यक्ति की जाए, उन्हें ही हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम उद्गारवाचक वाक्य भी है। देखो, हमारे मन में कभी-कभी आश्चर्य के भाव आ जाते हैं, खुशी, तिरस्कार, शोक, दुख या भय के भाव आ जाते हैं। और इन भावों को, जिन वाक्यों से हम बोलते हैं, कहते हैं या लिखते हैं, उन्हीं वाक्यों को विस्मयवाचक या उद्गारवाचक वाक्य भी कहा जाता है। तो विस्मयवाचक वाक्य की पहचान: इन वाक्यों में ओहो, आहा, हाय, छी, अरे, ऐसे जो शब्द है, इन शब्दों का प्रयोग शुरुआत में किया जाता है। वाक्य की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है, और यही शब्द हमारे भावनाओं को प्रकट करते हैं। ओह शब्द से आश्चर्य व्यक्त हुआ, आहा शब्द से खुशी व्यक्त हुई, हाय शब्द से शोक व्यक्त हुआ, छी शब्द से घृणा या तिरस्कार व्यक्त हुआ, अरे शब्द से आश्चर्य या प्रसन्नता व्यक्त हुई है। तो ये सारे जो शब्द है, इन शब्दों का प्रयोग विस्मयवाचक वाक्य में शुरुआत में किया जाता है। ऐसे शब्दों का वाक्य
के अंत में लगा विस्मयवाचक चिन्ह को देखकर की जा सकती है। यहाँ पर देखो ये विस्मयवाचक या उद्गारवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जब इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, इन शब्दों के तुरंत बाद विस्मयवाचक चिन्ह या उद्गारवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे यहाँ वाक्य दिया है, अरे कितना विशाल मैदान है। वो बड़े से मैदान को देखकर हमारे मन में आश्चर्य का भाव आया है। तो हमारा आश्चर्य कौन से शब्द से प्रकट हुआ है? अरे कितना विशाल मैदान है। तो अरे इस शब्द को लिखने के बाद हमने ये उद्गार वाचक चिन्ह उसके साथ जोड़ दिया है। ओह तुम आ गए। जब हम किसी को देखकर खुश हो जाते हैं तो हम ओह इस शब्द का प्रयोग करते हैं खुशी व्यक्त करने के लिए, और उस शब्द के बाद तुरंत उद्गारवाचक चिन्ह इसका भी प्रयोग करते हैं। लिखते समय, तो लिखते समय इन चिन्हों का प्रयोग किया ही जाता है। तो अरे, ओ, हाय, आहा, छी, इन सारे शब्दों का प्रयोग विस्मयवाचक वाक्य में किया ही जाता है, और इनका प्रयोग शुरू में किया जाता है, और साथ में इन शब्दों के साथ में यह उद्गारवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो ध्यान में रखो बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य दोनों में ही चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य, इन दोनों के जो शब्द है, प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और विस्मयवाचक वाक्य में ये विस्मयवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, हर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता ही है। और विस्मयवाचक वाक्य में हर विस्मयवाचक शब्द के बाद यह विस्मयवाचक चिन्ह आता है। तो ये दो वाक्य के जो प्रकार है, इन दो वाक्यों में उनके जो शब्द है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उनके बिना ये वाक्य बनते नहीं है। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य में क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितने, इन सारे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता ही है। और विस्मयवाचक वाक्य में ओहो, आहा, हाय, छी, अरे रे रे, अरे, इन शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता ही है। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न चिन्ह हर वाक्य के अंत में लगाया जाता है, और विस्मयवाचक वाक्य में हर विस्मयवाचक शब्द के बाद यह चिन्ह लगाया जाता ही है। तभी ये वाक्य उद्गारवाचक वाक्य बनते हैं। तो ये दो वाक्य जो है, इनके नियम जो है उन शब्दों से या उन चिन्हों के साथ ही आते हैं। उनके वैसे ही वाक्य बनाए जाते हैं या उनको वैसे ही लिखा जाता है। इसके बाद है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों की क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यानी अगर हम सीधे आम तौर पर कहें, तो जो वाक्य भविष्य में होने वाले होते हैं, वो होंगे भी या नहीं भी होंगे। जिन कार्य की या कुछ बात जो है, उन बातों के आगे चलकर भविष्य में वो बात होगी भी या वो क्रिया होगी भी या नहीं भी होगी, इसका संदेह जहां पर होता है, ऐसे वाक्य को संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। तो संदेहवाचक वाक्य की पहचान कैसे की जाती है कि वाक्य के अंत में होगी, होगा, होगे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो होगा, होगी, ये शब्द कब प्रयोग किए जाते हैं? भविष्यकालीन रूप में। तो भविष्य में वो क्रिया हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसलिए ये सारे शब्द जो है होगा, होगी, होगे, ये शब्द संदेहवाचक वाक्य में आते ही है। शायद, संभवतः, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी इस वाक्य में किया जाता है, और ये शब्द जो है ये शुरुआत में लिखे जाते हैं। अब तक फसल कट चुकी होगी। अब फसल कट भी चुकी होगी और नहीं भी होगी। संदेह है, वो काम होगा भी या नहीं होगा, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। वो भविष्य के रूप में हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं।
इसीलिए यह वाक्य बनाते वक्त इसके अंत में होगा, होगी, होगे ये सारे शब्दों को लिखा जाता है। और दूसरा वाक्य हम देखते हैं कि रमा खाना पका चुकी होगी। अब तक उसने ये कार्य किया होगा। ये हम संदेह के रूप में बोल सकते हैं। तो जिस वाक्य से संदेह प्रकट हो, वह कार्य होगा, नहीं होगा, इसके बारे में हम कुछ ठोस तौर पर नहीं कह सकते हैं। ऐसे वाक्य को ही हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। और इस वाक्य में होगा, होगी, होगे इन शब्दों का प्रयोग किया ही जाता है। और कभी-कभी शायद या संभवतः इन शब्दों का शुरुआत में प्रयोग किया जाता है। जैसे शायद अब तक फसल कट चुकी होगी। शायद रमा खाना पका चुकी होगी। तो शायद यह शब्दों को जोड़कर हम संदेहवाचक वाक्य बनाते हैं। अब विधानवाचक वाक्य का उदाहरण हमने देखा कि पंछी घोंसले से उड़ चुके हैं। यह वाक्य जो है ये क्रिया होने का बोध कराते हैं, लेकिन इसके पहले हमने शायद शब्द जोड़ा और जो होने की क्रिया है उसको हमने होंगे यह शब्द लिखा, तो वो कैसे होगा कि शायद पंछी घोंसले से उड़ चुके होंगे। तो उड़ चुके होंगे यहाँ पर ये जो शब्द का प्रयोग है होंगे, इससे यह वाक्य संदेहवाचक बना है। तो शायद संभवतः इनको जोड़ा भी जाता है और साथ में वाक्य की जो क्रिया है, इस क्रिया में होगा, होगी और होगे इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हमारा वाक्य के प्रकार में 8वां और आखिरी जो भेद है वो है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में काम पूरा होने के लिए शर्त सी लगी होती है। संदेहवाचक वाक्य के पहचान यदि अगर जैसे शब्द देखकर की जा सकती है। देखो यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य में एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जब एक क्रिया होगी तो उस पर आधारित दूसरी क्रिया होती है। एक क्रिया पर दूसरी क्रिया जो है वो आधारित होती है, उसे ही संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में काम पूरा होने के लिए शर्त सी लगी होती है कि हाँ ये काम होगा तभी वो काम हो सकता है। अगर ये कार्य नहीं हुआ तो वो कार्य नहीं हो सकता है। इसीलिए इस वाक्य में काम पूरा होने के लिए एक शर्त सी लगी होती है। एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर आधारित होती है, निर्भर होती है। संकेतवाचक वाक्य की पहचान यदि अगर ऐसे शब्दों से की जाती है। इन शब्दों का प्रयोग शुरुआत में किया जाता है। उदाहरण देखेंगे कि यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता। यहाँ पर शर्त बताई है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित बताई है कि यदि देखो यदि और अगर इन दो शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। यदि वर्षा रुकती रुकती तो क्या होता? मैं घर जाता। वर्षा रुकने का संबंध किस पर बताया है? घर जाने के लिए। यानी ये जो क्रिया हुई है, वर्षा रुकने की क्रिया अगर होती तो मैं कहा जाता घर जाता। यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित है। अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता। जल्दी आने की क्रिया होने से क्या होता? टिकट मिल जाता। यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित यहाँ पर बताई है। यदि डॉक्टर समय पर आ जाते तो मरीज की जान बच जाती। तो डॉक्टर के समय के आने की क्रिया यहाँ पर बताई है और इस क्रिया पर आधारित दूसरी क्रिया बताई है कि मरीज की जान बच जाती। तो बच्चों संकेतवाचक वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित होती है, निर्भर निर्भर होती है और उसमें एक संकेत दिया जाता है कि यह होता तो यह जरूर होता। यानी कुछ काम पूरा करने के लिए यहाँ पर शर्त बताई जाती है और इस वाक्य में सबसे पहले यदि और अगर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता। वर्षा रुकने का संबंध यहाँ पर बताया है घर जाने के लिए। यदि जल्दी आते तो टिकट मिल जाता।
टिकट कब मिलता कि जल्दी आते, तो एक क्रिया का दूसरी क्रिया से संबंध बताया है। यदि डॉक्टर समय पर आ जाते तो मरीज की जान बच जाती। डॉक्टर के समय पर आने की बात जो है वो किससे जुड़ी बताई है? मरीज की जान बचाने के लिए। तो संकेतवाचक वाक्य में बच्चों यदि अगर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इसमें 2 क्रियाएँ आती है और दोनों क्रिया एक दूसरे के साथ संबंध दिखाते हैं और एक क्रिया का जो संबंध है दूसरे क्रिया से बताया जाता है। तो बच्चों आज हमने वाक्य के कुल मिलाकर 8 प्रकार देखे और हर एक वाक्य का प्रयोग हम अपनी ज़िंदगी में आम तौर पर जो जीते हैं इस ज़िंदगी में एक दूसरे से बात करते वक़्त, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते वक़्त इनका प्रयोग करते हैं और उससे ही हमें पता चलता है कि वह वाक्य किस प्रकार से बोला गया है। विधानवाचक वाक्य में कुछ क्रिया होने का बोध हमें मिलता है, एक सामान्य रूप उसमें होता है, उस वाक्य को सामान्य रूप से प्रकट किया जाता है, उसमें सिर्फ़ कुछ क्रिया होने का बोध हमें भी दिखाई देता है या उसका भाव वहाँ पर होता है। निषेधवाचक वाक्य में या नकारात्मक वाक्य में जिसमें न, मत, नहीं इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे किसी क्रिया का ना होने का या ना किए जाने का बोध या भाव प्रकट होता है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें प्रश्नवाचक शब्द जो भी है, जितने भी है, उन शब्दों का प्रयोग शुरुआत में, अंत में, बीच में कहीं पर भी किया जाता है और इन शब्दों के प्रयोग से प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जाते हैं और साथ में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो हम सामान्य रूप से हम कहेंगे कि जिस वाक्य से कुछ प्रश्न पूछा जाता है तथा जिसमें कुछ उत्तर पाने की हमें अपेक्षा होती है, ऐसे ही वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य जिससे हम किसी को कार्य करने के लिए कहते हैं या जिस वाक्य से कुछ आज्ञा देते हैं या अनुमति लेते हैं, देते हैं, ऐसे भाव जहाँ प्रकट होते हैं, उन्हें ही आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं और हर क्रिया को यहाँ पर ओ प्रत्यय जोड़ा जाता है। देखो, सुनो, आओ, जाओ, रुको, ये सारे शब्दों का प्रयोग इन वाक्यों में किया जाता है। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों से बोलने वाले की इच्छा या कामना, आशीर्वाद आदि भाव प्रकट होते हैं, उन्हें ही इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। छठा है विस्मयवाचक वाक्य। इसमें हमारे मन की भावनाओं को व्यक्त किया जाता है और ये भाव होते हैं आश्चर्य के, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय, ये सारे। इन भावनाओं को जिस वाक्य से प्रकट किया जाता है, उन्हें ही विस्मयवाचक वाक्य या उद्गारवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों की शुरुआत में ओहो, आहा, हाय, छी, अरे या अरे रे रे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इन शब्दों के तुरंत बाद उद्गारवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संदेहवाचक वाक्य में कुछ भी कार्य या क्रिया पूर्ण होने का संदेह बताया जाता है। ऐसे ही वाक्य को संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है और इन वाक्य के अंत में होगा, होगी, होगे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और शुरुआत में शायद, संभवतः इन शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। और आखिरी जो प्रकार है संकेतवाचक वाक्य, इन वाक्यों में 2 क्रियाएँ बताई जाती है और एक क्रिया जो है वो दूसरे पर आधारित या एक क्रिया का संबंध दूसरी क्रिया से बताया जाता है और साथ में इन अ, वाक्यों में ऐसे हमें लगता है कि एक कार्य का जो जो भी असर है वो दूसरे कार्य पर होता है, जैसे उनमें कोई शर्त हो। इस प्रकार के वाक्य जहाँ पर बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं या कहे जाते हैं, इन वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। इनकी पहचान यदि अगर इन शब्दों को जोड़कर या देखकर की जाती है। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने
वाक्य के अर्थ के अनुसार कुल मिलाकर 8 प्रकार देखें और इनका किस तरह से स्वरूप होता है, यह वाक्य किस तरह से बने जाते हैं या लिखे जाते हैं, इनको भी देखा। और प्रश्न इसके बारे में परीक्षा में प्रश्न आपको वाक्य रूपांतर के लिए पूछा जाता है। तो विधानवाचक का निषेधार्थक बनाइए या निषेधार्थक वाक्य का आज्ञार्थक में बनाइए। इस प्रकार से प्रश्न पूछकर आपको वाक्य को रूपांतर करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ आज हमने वाक्य के प्रकारों को अच्छी तरह से समझा है और मुझे लगता है कि आपको वाक्य के प्रकार अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।